अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का क्या मतलब होता है, यानी जो प्लूरल स्पेस है उसके अंदर एयर आ जाए, जिसकी वजह से एयर कंटेनिंग प्लूरल कैविटी बन जाए, उसको हम कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, नॉर्मली उसमें एयर नहीं होती, उसमें सिर्फ एक थिन लेयर ऑफ प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि एक लुब्रिकेंट की तरह एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड। तो उसमें एयर आ गई तो हम कहते हैं ये न्यूमोथोरैक्स है। अब एयर जो है प्लूरल कैविटी में वो चेस्ट वाल से भी आ सकती है, ठीक है, जैसे ट्रॉमा वगैरह अगर हो जाए, या वो मेडियस्टिनम से भी आ सकती है, या डायाफ्राम से, नीचे डायाफ्राम से, या फिर जब विजरल प्लूरा का पंचर हो जाए। विजरल प्लूरा जो है लंग को कवर कर रही है, दो होती है ना, एक होती है विजरल प्लूरा, दूसरी पेराइटल प्लूरा। जो पेराइटल प्लूरा होती है वो इनर सरफेस ऑफ रिब केज को, डायाफ्राम और मेडियस्टिनम को मतलब कवर कर रही होती है, यानी लंग्स के बिटवीन का जो एरिया होता है दरमियान का, उसको पेराइटल प्लूरा करती है। लेकिन जो विजरल प्लूरा है वो हमारे लंग्स के आउटर सरफेस को कवर कर रही होती है, लंग्स को, और मेजर ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई, नर्व्स, उनको विजरल प्लूरा कवर करती है। ठीक है, पेराइटल जो है वो रिब केज, डायाफ्राम, मेडियस्टिनम, इनको लाइन कर रही है, उनके इनर सरफेस को, तो इनके दरमियान फ्लूइड होता है। तो जब विजरल प्लूरा जो लंग को करिए कवर, वो पंचर हो तो उससे भी न्यूमोथोरैक्स होगा, एयर अंदर चली जाएगी। अब ये जो टर्म है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, ये रेफ़र करता है कि न्यूमोथोरैक्स हो, एयर आ जाए प्लूरल कैविटी में, लेकिन वो ट्रॉमा की वजह से ना हो, उसमें स्पॉन्टेनियसली खुद ही हो जाए, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। एटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है न्यूमोथोरैक्स के कॉजेज़ को हमने दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है, स्पॉन्टेनियस होगी या तो, या ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जो टर्म है, ठीक है, ये रेफ़र करता है कि ट्रॉमा की वजह से न्यूमोथोरैक्स नहीं हुआ, और इसको हमने प्राइमरी और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में कैटेगराइज कर दिया। यानी स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ही हुआ तो उसको भी प्राइमरी कर दिया, सेकेंडरी कर दिया, दो टाइप्स इसकी कर दी। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस कैसे होगा, जब कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ ना हो। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस में पेशेंट को कोई भी अंडरलाइंग पल्मोनरी डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं होगी। ठीक है, और उसको क्यों हुआ, फिर उसमें जो है सब प्लूरल एपाइकल ब्लेब्स जो है, जो इम्फाइसेमेटस लेजन्स हो सकती हैं, वो मतलब रप्चर हुई हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल सब प्लूरल इम्फाइसेमेटस वेजिकल्स या ब्लेब्स जो हैं वो रप्चर कर जाते हैं खुद ही। यूजुअली ये टॉल थिन मैन जो होते हैं 20 से 40 उम्र के दरमियान, और आलमोस्ट एक्सक्लूसिवली स्मोकर्स में, तो उनमें ये एपाइकल ब्लेब्स रप्चर करते हैं और एयर आ जाती है प्लूरल कैविटी में। ठीक है, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस में। लेकिन जो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है वो, उसमें कोई ना कोई अंडरलाइंग लंग डिजीज़ होती है। ठीक है, उस लंग डिजीज़ की प्रेजेंस में ये न्यूमोथोरैक्स होता है। तो सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ रप्चर ऑफ बुल्ली इन सीओपीडी एंड एस्थमा। ठीक है, अब देखिए ना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है या एस्थमा जैसी बीमारी है लंग में, और उसमें फिर वो जो है बुल्ली रप्चर हो, तो कोई अंडरलाइंग डिजीज़ मतलब मौजूद है, तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है। रप्चर ऑफ कैविटी इन द ट्यूबरकुलोसिस, इसी तरह लंग एब्सेस अगर रप्चर करे, या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी डिजीज़ हो, उसमें अगर कैविटी रप्चर हो, तो ये सारी लंग डिजीज़ हैं, बुली रप्चर कर जाती है, तो वो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। तो एक टाइप हो गई स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। दूसरी हमने कहा ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, यानी कोई भी पेनिट्रेटिंग इंजरी हो रही है, ठीक है, चेस्ट वाल को पेनिट्रेट कर रही है, जैसे अगर प्लूरल एस्पायरेशन भी हम कर रहे होते हैं प्लूरल फ्लूइड की, तो उसमें भी तो हम पेनिट्रेट ही कर रहे हैं, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी होती है ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। इसी तरह ब्रोंकोस्कोपी, उसमें भी हो सकती है पेनिट्रेशन, या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में ऑक्सीजन है तो उससे जो एयर है वो लीक हो सकती है लंग्स में, और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। ये होगी इसकी सारी एटियोलॉजी। अब थोड़ी सी पैथोलॉजी को समझते हैं। टाइप्स हमने कहा कि एटियोलॉजी के हिसाब से हमने इसको स्पॉन्टेनियस और ट्रॉमेटिक के हिसाब से डिवाइड किया, क्लासीफाई किया, कि वो या तो स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो रहा है या ट्रॉमा की वजह से। ठीक है, स्पॉन्टेनियस में भी प्राइमरी सेकेंडरी। अब टाइप्स जो है ना स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की, उसमें फर्दर क्लोज न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स आता है। क्लोज न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, लंग में एक बहुत छोटी और जल्दी से हील होने वाली एक ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, वेरी स्मॉल एंड रैपिडली हीलिंग ओपनिंग होती है वो, और एयर जो है रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, थस वो लंग जो है फिर खुद ही जो है री एक्सपेंड कर जाएगा। एयर आई थी तो कोलैप्स कर गया था ना, तो अब जो है वो खुद ही रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, जल्दी हील हो जाएगा वो पंचर, वो ओपनिंग छोटी थी बहुत, और लंग री एक्सपेंड हो गया, तो इसको हम कहेंगे ये क्लोज्ड न्यूमोथोरैक्स है।
लेकिन जो ओपन न्यूमोथोरैक्स होता है उसमें जो ओपनिंग बनी थी वो पेटेंट रहती है, ठीक है, बंद नहीं हो पाती, पेटेंट रहती है, और प्लूरल स्पेस का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा टू द एटमॉस्फेरिक, इंस्पायरेशन के दौरान भी और एक्सपायरेशन दोनों के दौरान वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही इक्वल हो जाएगा। तो इसी वजह से लंग री एक्सपेंड नहीं कर पाता, ठीक है। ये है ओपन न्यूमोथोरैक्स। अब ये टर्म जो है ओपन न्यूमोथोरैक्स, ये हम न्यूमोथोरैक्स पर भी अप्लाई करते हैं जो पेनिट्रेटिंग वोंड से हो। जब भी चेस्ट वाल पे कोई पेनिट्रेटिंग वोंड हो तो उससे जो होगा, ठीक है, चेस्ट वाल पे पेनिट्रेटिंग जो है वोंड हो उससे ओपन न्यूमोथोरैक्स होता है ज़्यादातर, यानी उसके लिए भी हम ये ओपन न्यूमोथोरैक्स वर्ड यूज़ करते हैं। थर्ड जो टाइप है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, इसमें क्या होता है कि प्लूरा और लंग के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो परसिस्ट करेगा, ठीक है, लेकिन वो स्मॉल है वो छोटा सा डिफेक्ट, और वो एक वन वे वाल्व की तरह एक्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि एयर अंदर तो जा रही है प्लूरल स्पेस के अंदर इंस्पायरेशन के दौरान और कफिंग के दौरान, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही, ठीक है, सिर्फ अंदर ट्रैप हो रही है, वन वे वाल्व है। वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो प्लूरल स्पेस में इस तरह से ट्रैप हो सकता है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वो ना कि सिर्फ अंडरलाइंग डीफ्लेटेड जो लंग है उसको कंप्रेस करेगी, बल्कि आल्सो ये मेडियस्टिनम की भी डिस्प्लेसमेंट करवा देगी टूवर्ड द ऑपोजिट साइड, और उसके नतीजे में कॉन्सिक्वेंट जो ऑपोजिट वाला लंग है, दूसरा लंग दूसरी साइड का, वो भी कंप्रेस होगा और पेशेंट को हाइपोक्सीमिया होगी, कार्डिक आउटपुट उसका इनएडिक्वेट होगा, यानी वो सर्कुलेटरी फेलियर में भी चला जाएगा। तो ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स यूजुअली मैकेनिकल वेंटिलेशन के दौरान होती है, जो मैकेनिकल वेंटिलेशन होती है वेंटिलेटर वगैरह, उसमें पल्मोनरी इन्फेक्शन से हो सकती है और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा से, ठीक है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, याद रखिएगा, और इसमें हमने लार्ज बोर की नीडल इंसर्ट करके प्रेशर को रिलीव करना होता है, ठीक हो गया। तो ये हो गई पैथोलॉजिकली इनकी टाइप्स, क्लोज्ड, ओपन एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हुआ वो क्या क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट करेगा? सिम्टम्स जो होंगे उसके ऑनसेट अचानक होता है, अचानक सिम्टम होंगे, यानी उसको पेन या टाइटनेस जैसी फीलिंग होगी उस अफेक्टेड साइड ऑफ द चेस्ट में, जो कि डीप ब्रीदिंग करने पर वो एग्रावेट हो रही है, ठीक है, पेन हो रहा है, ये टाइटनेस फील हो रही है न्यूमोथोरैक्स में, और उसका डिस्निया बढ़ता जाएगा और सिवियर केसेस में वो उसको साइनोसिस हो जाएगी। जो क्लोज्ड स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स था, जिसमें ओपनिंग बहुत छोटी थी, जल्दी हील हो रही थी और लंग खुद ही सही हो रहा था, तो उसमें पेशेंट का जो डिस्निया इतना सिवियर नहीं होता, लंग खुद ही री एक्सपेंड कर जाता है 2 से 4 हफ्तों के अंदर, खुद ही री एक्सपेंड करेगा। लेकिन जो ओपन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है, ओपन जिसमें वो ओपनिंग पैटेंट रहती है और बाहर का और प्लूरल स्पेस का प्रेशर एक जितना हो जाता है, लंग री एक्सपेंड नहीं कर पाता, तो उसमें डिस्निया, उसमें भी सिवियर नहीं है डिस्निया, लेकिन वो डिस्निया इम्प्रूव भी नहीं हो रहा, ठीक है। क्लोज में भी सिवियर नहीं था लेकिन इम्प्रूव हो रहा था, 2 से 4 हफ्तों में सही हो जाता है, लेकिन इसमें डिस्निया सिवियर तो नहीं है लेकिन वो इम्प्रूव भी नहीं हो रहा। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स जो है, जो पेनिट्रेटिंग इंजरीज वगैरह की वजह से हो रहा था, पेटेंट है, वन वे वाल मैकेनिज्म, एयर अंदर सिर्फ ट्रैप होती जा रही है, बाहर नहीं निकल रही, तो उसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव डिस्निया होगा, बढ़ता जा रहा है डिस्निया, अंदर एयर जितनी ज़्यादा आती जा रही है, कोलैप्स भी हो रहा है, कंप्रेशन हो रही है, दूसरी लंग की भी कंप्रेशन, तो डिस्निया बढ़ता जाएगा। और साथ में पेशेंट को सेंट्रल साइनोसिस होगी, क्योंकि उसमें हाइपोक्सीमिया हो रही है, दूसरे लंग का भी फंक्शन अफेक्ट हो रहा है ना, मेडियस्टिनम की वजह से शिफ्ट हुआ वहाँ पे, उसको कंप्रेस कर रहा है, तो हाइपोक्सीमिक की वजह से साइनोसिस होगी, टेकिकार्डिया होगा पेशेंट को, और हाइपोटेंशन में चला जाएगा उसका, क्योंकि सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा था, और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो जाएगा, किसमें? टेंशन न्यूमोथोरैक्स में, ठीक है। सेंट्रल साइनोसिस, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी फेलियर और रैपिडली प्रोग्रेसिव डिस्निया, ठीक है, इसीलिए ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। अब एग्जामिनेशन जब आप करेंगे न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट की, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट केस होता है, जब आप इंस्पेक्ट करोगे तो उस पेशेंट की अफेक्टेड साइड पे एक्सपेंशन जो है चेस्ट की वो डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, उस अफेक्टेड साइड पे जहाँ न्यूमोथोरैक्स डेवलप हुआ है, और जो वही न्यूमोथोरैक्स वाली साइड है वहाँ पे आपको बल्जिंग भी नज़र आएगी, ठीक है, वो बल्ज होगा एयर क्योंकि अंदर है। एपेक्स बीट आप चेक करोगे तो वो ऑपोजिट साइड पे डिस्प्लेस हो जाएगी, पालपेट करेंगे, पालपेट में ट्रैकिया भी ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, जिस साइड हुआ है उसकी ऑपोजिट वाली साइड पे डेविएशन होगी ट्रैकिया की। टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस आपको एब्सेंट मिलेगा।
ठीक है। अल्नर बॉर्डर रख के हम जो चेक करते हैं वोकल फ्रेमेटस, वो भी एब्सेंट मिलेगा उस साइड पे। परकशन आपने की, परकशन में कैसा नोट मिलेगा? हाइपर रेजोनेंस, एयर है ना, हाइपर रेजोनेंस। अगर न्यूमोथोरैक्स जो है लेफ़्ट साइड पे हुआ है, लेफ़्ट साइड पे एपेक्स बीट होती है, हार्ट होता है, तो लेफ़्ट साइड पे जब आप परकशन करेंगे तो आपको कार्डियक डलनेस नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ एयर आ गई है, तो हाइपर रेजोनेंस ही मिलेगा। और राइट साइड पे अगर न्यूमोथोरैक्स हुआ है तो जो लिवर का जो अपर बॉर्डर की हमें नॉर्मली डलनेस महसूस होती है वो लॉस हो जाएगी, वो मतलब नीचे आ जाएगी। तो उससे जो लिवर डलनेस का अपर बॉर्डर था वो लोअर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर एयर है। ठीक है, वो उसकी डलनेस महसूस नहीं होने दे रही। अस्कल्टेशन आपने की, अस्कल्टेशन में ब्रेथ साउंड बिल्कुल डिमिनिश्ड होंगे या एब्सेंट होंगे। एमॉर्फिक ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड आपको मिल सकते हैं, यानी ये लाउड किस्म की रेजोनेंट इको जिस तरह होती है ना, गूंजती है आवाज़, इस तरह इकोइंग साउंड होती है हाई पिच ओवरटोन की। ठीक है, जब भी एयर कंटेनिंग स्पेस में या कैविटी में ये होगी, कोई कैविटी है या एयर कंटेनिंग। अच्छा जी, अब आप क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे? पेशेंट आपके पास आया है, न्यूमोथोरैक्स के आपको सिम्टम्स सस्पेक्ट आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले चेस्ट एक्सरे जब आप करवाएंगे तो उसमें आपको शार्पली डिफाइंड एज मिलेगा डीफ्लेटेड लंग का। ठीक है, जो लंग डीफ्लेट हो गया है जिसमें न्यूमोथोरैक्स डेवलप हुआ है, उसका आपको शार्पली डिफाइंड एज नज़र आएगा। ठीक है, और उसमें कंप्लीट ट्रांसलूसेंसी होगी, याद रखिएगा, यानी उसमें कोई भी लंग मार्किंग आपको नज़र नहीं आएगी उसके और चेस्ट वाल के दरमियान में। ठीक हो गया। और स्पेशली ये जब आप फिल्म एक्सपायरेशन पे लेते हैं तो उसमें आपको ये शार्पली डिफाइंड एज मिलता है। हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स यानी कुछ जो पेशेंट्स होते हैं ना जिनको न्यूमोथोरैक्स होता है, एयर आती है प्लूरल स्पेस में, तो उनको उसी में सेकेंडरी प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है, फ्लूइड भी आता है, तो हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स उसको कहते हैं। तो उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक एयर फ्लूइड लेवल नज़र आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगी चेस्ट एक्सरे पे, प्रोमिनेंट वो जो नीचे वाला है वो फ्लूइड है, ऊपर जो है ब्लैक एयर होगी। ठीक है, एयर फ्लूइड लेवल इसको कहते हैं। मेडिएस्टिनल डिस्प्लेसमेंट इन द टेंशन न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में एक्सरे में आपको मेडिएस्टिनम डिस्प्लेस नज़र आएगा। याद रखिएगा कि जब आप एक्सरे मतलब देख रहे होते हैं तो न्यूमोथोरैक्स में आपने डिफरेंशिएट करना होता है कि ये लार्ज प्री एग्जिस्टिंग कोई इम्फाइसीमेटस बुल्ला है या वो न्यूमोथोरैक्स है, तो उसमें डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, केयर हमने करनी होगी। कैसे फिर आप करोगे डिफरेंशिएट? न्यूमोथोरैक्स में जो लंग का एज होता है ना, लंग की एज कन्वेक्स होती है। ठीक है, लेकिन अगर वो बुल्ला होगा तो उसकी एज कनकेव होगी। ये एक डिफरेंस याद रखिएगा। बाकी तो आप पेशेंट की क्लिनिकल जो उसकी कंडीशन है, सिम्टम्स है, उसके हिसाब से ही एक्सरे फाइंडिंग्स को कोरिलेट करोगे। और इन्वेस्टिगेशन में हम वैसे सीटी भी करवाते हैं, इसने मेंशन नहीं किया, जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, ताकि हम आइट्रोजेनिक ब्रोंकोप्लूरल अगर फिस्टुला है उसको अवॉइड करें। तो यानी जो मिस डायरेक्टेड अटैम्प्ट हम कर रहे होते हैं ना, एस्पायरेशन के दौरान सही नहीं लगाती नीडल, उसमें ये आइट्रोजेनिक जो ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बन रहा था, हमने डिस्कस किया था, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम सीटी भी करवाते हैं। ठीक है, बाकी इसमें एक्सरे में हमें मेडिएस्टिनम कितना डिस्प्लेस हुआ है और प्लूरल फ्लूइड है या नहीं है, कोई और पल्मोनरी डिजीज़, ये सारी एक्सरे में ही पता चल जाएंगी। अब मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर स्मॉल यानी लेस देन 15% ऑफ द चेस्ट एक्सरे वॉल्यूम जो है, अगर उसमें न्यूमोथोरैक्स हुआ है तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक ही होता है, सिर्फ उसको स्लाइट ब्रेथलेसनेस होगी, डिस्निया जिसको कह रहे हैं, और पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, हमने बस उसको ऑब्जर्व करना होता है अगर वो स्मॉल न्यूमोथोरैक्स है, लेस देन 15% ऑफ द चेस्ट एक्सरे वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया स्मॉल न्यूमोथोरैक्स के लिए, यानी लेस देन 15% ऑफ द चेस्ट एक्सरे वॉल्यूम, यानी लेस देन 15% हेमीथोरैक्स जो है अफेक्ट हुआ है, न्यूमोथोरैक्स उसमें हुआ है। लेकिन अगर मीडियम न्यूमोथोरैक्स है यानी 15 से 50%, या हम कह सकते हैं कि मोर देन 15% हेमीथोरैक्स में न्यूमोथोरैक्स हुआ है ऑफ द एक्सरे वॉल्यूम, तो या इसको मीडियम कहा, या फिर अगर लार्ज न्यूमोथोरैक्स है यानी मोर देन 50% है, तो इसमें अगर पेशेंट डिस्नीट है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? वहाँ तो डिस्निया नहीं हो रहा था, बस ऑब्जर्व किया, सही हो गया। यहाँ डिस्निक है तो हम परक्यूटेनियस एस्पायरेशन परफॉर्म करेंगे, 16 गॉज की कैनुला अटैच हुई होगी 50 सीसी सिरिंज के साथ। ठीक है, 16 गॉज कैनुला हमने 50 सीसी सिरिंज के साथ अटैच करके 3 वे टैप बनाया है, और उससे हमने फिर उसकी परक्यूटेनियस एस्पायरेशन की है ताकि उसका डिस्निया रिलीफ हो। चेस्ट ट्यूब जो होती है ना,
ये हो गई परक्यूटेनियस एस्पायरेशन। अब चेस्ट ट्यूब जो ड्रेन हम लगाते हैं वो हम कब लगाएंगे, वो रिक्वायर्ड होता है जब न्यूमोथोरेक्स मोर देन 50% हो, ठीक है, यानी लार्ज न्यूमोथोरेक्स हो या वो टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो या उसको परक्यूटेनियस एस्पायरेशन के बाद दोबारा न्यूमोथोरेक्स हुआ है, रिकरेंस हुई है, तो इन सारी इंडिकेशन में हमने फिर इंटरकोस्टल जो हम ट्यूब ड्रेनेज करते हैं अंडर वाटर सील डिवाइस के साथ, वो हमने लगानी होती है, ठीक है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करनी होती है। चेस्ट ट्यूब याद रखिए हमने 24 घंटों के बाद जो है रिमूव करनी होती है जब लंग फुली री इन्फ्लेट हो गया है, ठीक है, तो फिर हम निकाल देते हैं और बबलिंग जो है उसमें स्टॉप हो गई है तो हमने फिर वो रिमूव कर देनी होती है। एयर जो 3 दिनों से ज़्यादा तक एयर लीक परसिस्ट कर रहा है तो ये अनयूजुअल होता है और इसीलिए सर्जरी हमने प्लान करनी होती है अगर न्यूमोथोरेक्स 3 दिनों से ज़्यादा परसिस्ट करे, ठीक है, फिर सर्जरी करते हैं। स्पेसिफिक थेरेपी एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुआ है उसको न्यूमोथोरेक्स, अंडरलाइंग लंग डिजीज़ थी ना सेकेंडरी में, तो टीबी की हम फिर ड्रग्स स्टार्ट कर देंगे। अब रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स में क्या करना है, बार बार हो रहा है, रिकरेंट यानी जो कि मोर देन ट्वाइस हो, ठीक है, उसको फिर हमने प्लूरल स्पेस को ही बंद करने देना होता है जिस तरह हम इफ्यूजन में कर रहे थे, हम प्लूरोडेसिस करेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली कैन्यूला लगा रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम जो पॉजिटिव प्रेशर है उसको रिलीव कर रहे हैं कैन्यूला इंसर्ट करके प्लूरल स्पेस में, और ताकि फिर जो है चेस्ट ड्रेन इंसर्शन के लिए टाइम हमें मिल। अच्छा, इंटरकोस्टल ड्रेन जो है ना ये हमने ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में लगाना होता है, ठीक है, ये फिगर देखें, इसमें ये ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी दिखाया गया है। ये एक्चुअली एनाटॉमिकल रीजन होता है जिसमें एक्जिला जो है पेशेंट की वो उसकी एपेक्स है ट्रायंगल की, ठीक है, एक्जिला एपेक्स है, लेटरल बॉर्डर पेक्टोरलिस मेजर का इसका एंटीरियर है, लेटरल बॉर्डर लेटिसिमस डोर्सी का इसका पोस्टीरियर है, और इन्फीरियरली फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगी, फिफ्थ, तो ये है ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी जो कि ड्रेन इंसर्शन के लिए यूज़ होता है। और ड्रेन फिर हम अंडर वाटर सील के साथ कनेक्ट करते हैं या वन वे हेमलिच वाल्व के साथ, ठीक है, और फिर उसको चेस्ट वाल से सिक्योरली फर्मली अटैच कर देते हैं, स्टिचेस लगा के। फिर यहाँ से हम ड्रेन जैसे मैंने आपको बताया 24 घंटों के बाद सुबह हम रिमूव कर देते हैं मॉर्निंग में जब लंग फुली री इन्फ्लेट हो जाए और बबलिंग स्टॉप हो जाए, ठीक है। अगर बबलिंग जो है 5 से 7 दिनों के बाद भी कंटिन्यू रह रही है तो इसका मतलब है अब हमें सर्जरी करनी होगी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस में हम 48 घंटों के बाद अगर कंटिन्यू रह रही है, मतलब 3 दिनों से जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा अगर वो बबलिंग परसिस्ट करे तो रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हमने सीटी करनी होती है और सर्जिकल रेफ़र करना होता है पेशेंट को। अगर आपने देखा कि भाई बबलिंग स्टॉप हो गई है, ठीक है, लेकिन लंग अभी तक फुली री इन्फ्लेट नहीं हुआ तो इसका मतलब वो जो ट्यूब आपने लगाई थी वो ब्लॉक हो गई है, टेढ़ी हो गई है, किंक हो गई या डिस्प्लेस हो गई है, ठीक है। सप्लीमेंटल आप ऑक्सीजन देंगे तो उससे रेजोल्यूशन स्पीडअप हो जाएगी, इससे जो है जो रेट है वो एसेलरेट होगा, वो रेट जिस पे नाइट्रोजन जो है रीअब्जॉर्ब होगी बाय द प्लूरा, ठीक है, वो आप सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे। जिनको क्लोज न्यूमोथोरेक्स होता है उनको आप कहेंगे कि आपने जो है फ्लाई नहीं करना, जहाज़ पे सफ़र नहीं करना, क्योंकि वो जो उसकी क्लोज न्यूमोथोरेक्स में जो गैस ट्रैप हुई हुई है ना वो एक्सपेंड करेगी, एल्टीट्यूड पे जाएगा तो और एक्सपेंड करेगी। कुछ ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी गाइडलाइन वगैरह कहती हैं कि 7 दिनों तक तकरीबन जो है फ्लाई नहीं करना होता आफ्टर द एक्सरे कन्फर्मेशन ऑफ फुल इन्फ्लेशन, जब तक वो कंफर्म नहीं कर लेते कि लंग भाई अब फुली इन्फ्लेट हो गया है, 7 दिन के बाद नहीं करना होता, 7 दिन तक एटलीस्ट। पेशेंट को स्मोकिंग भी बंद करवानी होती है, रिकरेंस न्यूमोथोरेक्स के रिस्क भी बताने होते हैं, ठीक है। डाइविंग भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है न्यूमोथोरेक्स के बाद अनलेस के सर्जिकल प्लूरोडेसिस ना कर दी गई हो लंग चेस्ट वॉल की, ठीक है। और रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स में मैंने आपको बताया कि हम रिकरेंट हो रहा है किसी को बार बार तो हम फिर क्या करते हैं, सर्जिकल प्लूरोडेसिस रेकमेंड करते हैं जिनको सेकेंड न्यूमोथोरेक्स हो, ठीक है। तो अगर किसी को प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हुआ, प्राइमरी क्या था जिसमें कोई अंडरलाइंग लंग डिजीज़ नहीं है, खुद ही हो गया प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, तो उसमें मतलब 25% रिस्क होता है कि इसको भाई रिकरेंस होगी, दोबारा होगा, उसमें भी हमने प्लूरोडेसिस करनी होती है, अगला अटैक होगा तो उसमें फिर हमने कर देनी होती है। लेकिन जो सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स है, ठीक है, सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स जिसमें कोई ना कोई अंडरलाइंग लंग डिजीज़ थी, सेकेंडरी हुआ है, पहला ही अटैक हुआ है पहली बार, तो उसमें हम फर्स्ट एपिसोड में ही हम प्लूरोडेसिस कर देते हैं अगर पेशेंट का लो रेस्पिरेटरी रिजर्व जो है वो रिकरेंस को हैज़र्डस कर रहा है,
और ख़तरनाक कर रहा है अगर उसको रिकरेंस होगी तो फिर हमने पहले वाले में ही सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स में पहले एपिसोड में ही कर देनी होती है प्लूरोडेसिस। ठीक है, प्लूरोडेसिस हम कैसे करते हैं, हम प्लूरल अब्रेजन या पेराइटल प्लूरेक्टमी के थ्रू एट द थोरेकोटोमी या थोरेकोस्कोपी। अच्छा जी, ये थोड़ी सी मैनेजमेंट समझ लें, इसकी समरी है। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स को आपने किस तरह से मैनेज करना है, ये फ्लो चार्ट पे आपको याद होगा तो इनफ है। सबसे पहले तो अगर आपको मिल रहा है मेडिस्टिनम आपको शिफ्ट नज़र आ रही है, शिफ्ट हो गई है, ठीक है, और या फिर पेशेंट को जो है हाइपोटेंशन हो रहा है, ठीक है, जो सीवियर न्यूमोथोरैक्स होता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में होता है हाइपोटेंशन, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, पेशेंट रेस्पिरेटरी कार्डियक फेलियर में जा रहा होता है, तो आपको इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं। येस, तो हम आपने इमीडिएटली जो है इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेन अटैच करना होता है अंडर वाटर सील डिवाइस के साथ, ठीक है, आपने डायरेक्टली ड्रेन लगाना होता है। लेकिन अगर इस तरह के फीचर्स नहीं हो रहे न्यूमोथोरैक्स में, थोड़ा बहुत है न्यूमोथोरैक्स, मेडिसिन में अभी शिफ्ट नहीं हुई या टेंशन न्यूमोथोरैक्स नहीं हुआ, तो कोई ना कोई क्रॉनिक लंग डिजीज़ अगर है अंडरलाइन, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स की वजह दो थी ना, अंडरलाइन डिजीज़ है तो वो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस, अगर नहीं है तो वो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस, अगर है तो फिर भी आपने इंटरकोस्टल ड्रेन लगाना है। अगर कोई क्रोनिक अंडरलाइन डिजीज़ नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि वो न्यूमोथोरैक्स अगर मोर देन 15% ऑफ द हेमीथोरैक्स है, यानी जिसको हम मॉडरेट न्यूमोथोरैक्स कह रहे थे, ठीक है, तो माइल्ड था, मॉडरेट था, लार्ज था, तो मॉडरेट में मोर देन 15% ऑफ हेमीथोरैक्स, आधा लंग का भी मोर देन 15% में न्यूमोथोरैक्स हो गया है, या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिवियर सिग्निफिकेंट डिस्निया हो रहा है, अगर येस, तो वो पेशेंट अगर मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज का है तो आप वही इंटरकोस्टल ड्रेन लगाएंगे। अगर उसको इतना सिग्निफिकेंट डिस्निया हो रहा है, मोर देन 15% है, लेकिन वो मोर देन 50 ईयर्स एज का नहीं है, थोड़ा यंग है, तो फिर आप उसकी परकुटेनियस नीडल एस्पायरेशन करेंगे उस सिग्निफिकेंट डिस्निया को रिलीव करने के लिए, परकुटेनियस नीडल एस्पायरेशन की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। मेडिस्टिनम अगर शिफ्ट हो गई, हाइपोटेंशन हुआ है, तो आपने जल्द अज जल्द इंटरकोस्टल ड्रेन लगा दिया, ठीक है, इमीडिएट आपने पहले ही डीकम्प्रेशन की जल्दी, प्रायर टू इंसर्शन ऑफ इंटरकोस्टल ड्रेन। ये ड्रेन जो आपने लगाया उससे भी पहले आपने जल्दी जो है उसकी डीकम्प्रेशन करनी होती है, ठीक है। तो फिर हमने देखा क्रॉनिक लंग डिजीज़ नहीं है, तो अगर वो मोर देन 50 ईयर्स एज का भी नहीं है तो हमने परकुटेनियस नीडल एस्पायरेशन की, मोर देन 2.5 लीटर एयर हम एस्पायरेट कर लेंगे, ठीक है, या हमने इतनी ज़्यादा एस्पायरेट की या फिर पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स अभी भी परसिस्ट कर रहा है, यानी 2.5 लीटर से ज़्यादा एयर है जो एस्पायरेट हो रही है और न्यूमोथोरैक्स या फिर अभी भी परसिस्ट कर रहा है इतना ज़्यादा एस्पायरेशन के बावजूद, तो भी हमने इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेन लगानी होती है। पहले हमने एस्पायरेशन की थी ना, अभी ड्रेन नहीं लगाया था इस वाले में, तो फिर हमारा लास्ट ड्रेन ही होता है, ठीक है। अगर नहीं, अब न्यूमोथोरैक्स परसिस्ट नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा एयर एस्पायर नहीं की, तो फिर अब बस आप पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे 6 घंटों तक, 6 घंटे, ठीक है, और आउट पेशेंट फॉलोअप देंगे, ठीक है। आउट पेशेंट फॉलोअप मतलब कि एस्पायरेशन ऑफ चेस्ट एक्सरे, एस्पायरेशन करके फिर आपने जब चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हैं तो वो इतना रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता कि वेदर अभी तक प्लूरा से लीकेज हो रहा है या नहीं, वो हमें इतना एक्सरे से नहीं पता चलता। तो हमने पेशेंट को जो है बताना होता है कि आप दोबारा जल्दी जो है अटेंड कीजिएगा अगर आपकी कंडीशन डिटोरिएट होती है, ठीक है, तो हमने उसको बताना होता है आपने जल्दी जो है आना है अगर आपकी कंडीशन डिटोरिएट होती है। तो ये हो गया आउट पेशेंट फॉलोअप। अगर अब सही हो गया, न्यूमोथोरैक्स जो है परसिस्ट नहीं कर रहा, तो ये हमने 6 घंटे ऑब्जर्व करके फिर अब उसको फॉलोअप पे रखना होता है। इसी तरह अगर उसको क्रॉनिक लंग डिजीज़ नहीं थी, यानी प्राइमरी स्पॉन्टेनियस हुआ है, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस में भी उसका न्यूमोथोरैक्स मोर देन 15% नहीं है, यानी माइल्ड था, माइल्ड में हमने इनाम दानिश में भी पढ़ा, हम सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक होता है पेशेंट, स्लाइट ब्रेथलेसनेस होती है, आप बस उसको ऑब्जर्व करते हो, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते, ठीक है। तो ये सारा इसमें हो गया मैनेजमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। अच्छा, जब ये छोटा सा टॉपिक है न्यूमोथोरैक्स जल्दी से रिवाइज करेंगे इरफान मसूद से, यानी एयर प्लूरल कैविटी में आ जाए उसको हम कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। पेशेंट को अचानक से सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया होता है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा यानी शार्प स्टैबिंग चेस्ट पेन, परकशन नोड आपको रेजोनेंट मिलेगा जिसको हम टिम्पैनेटिक भी कहते हैं, ठीक है, ब्रेथ साउंड बिल्कुल एब्सेंट मिलेंगे। स्पॉन्टेनियस है, दूसरा टेंशन है। स्पॉन्टेनियस की फिर फर्दर हमने 2 टाइप्स कहीं, ठीक है, ये इटियोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है और पैथोलॉजी के बेसिस पे 3 थी, क्लोज टाइप, ओपन टाइप एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब ये जो इटियोलॉजी के बेसिस पे स्पॉन्टेनियस क्यों होता है, खुद ही जो है हो रहा था,
तो उसमें भी यहाँ पर तो उसने साथ ही लिख दिया, लेकिन हमने कहा कि या तो अंडरलाइंग लंग डिजीज़ होगी तो वो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस, कोई भी अंडरलाइंग लंग डिजीज़ नहीं है, ठीक है, सिर्फ सब प्लूरल कोई ब्लेब रप्चर हुआ है तो वो हो गया प्राइमरी स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ इसने साथ ही लिख दिए कॉजेज़, या तो मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक होता है, ठीक है, इडियोपैथिक अननोन कॉज, और पैरासेप्टल एम्फाइसीमा की वजह से या मार्फन सिंड्रोम में है, ठीक है, टॉल थिन लीन जो होते हैं उनमें जो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस हो रहा था, सब प्लूरल अपाइकल ब्लेब रप्चर हो रहा था ना, तो ये उसमें आ जाता है टॉल थिन मार्फन सिंड्रोम में। पैथोजेनेसिस यही है कि सब प्लूरल ब्लेब जो है वो रप्चर होता है स्पॉन्टेनियस में, ठीक है, और वो प्लूरा में होल कर देता है, उसके रप्चर की वजह से प्लूरा में सुराख बन गया। अब जो प्लूरा का जो अंदर जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है जो नेगेटिव होता है वो इस सुराख की वजह से लॉस हो जाएगा, इस होल की वजह से वो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर लॉस हो गया, लंग पीछे कोलैप्स कर जाएगा, और ट्रैकिया जो है वो जिस साइड पे लंग कोलैप्स किया है उस साइड पे डेविएट हो जाएगी, उसी साइड पे यानी ट्रैकिया शिफ्ट करेगी, ठीक है, सेम साइड पे। जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स है उसमें क्या होगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स के डिफरेंट कॉजेज़ हैं, कोई पेनिट्रेटिंग चेस्ट वॉल इंजरी हो, आइट्रोजेनिक, ठीक है, यानी जिस तरह ड्रेनेज की जाती है एस्पायरेशन वगैरह नीडल्स से, तो उसमें थेरेपेटिक पर्पस का जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसकी वजह से आइट्रोजेनिक, और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से भी टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो रहा है। क्या पैथोजेनेसिस है इसमें, एक्चुअली ऐसी कोई इंजरी अगर होती है तो फ्लैप की तरह प्लूरल टीयर बनेगा, टीयर हुआ है लेकिन फ्लैप की तरह है, पर्दे मतलब एक उस पर कवर आ जाता है, यानी एयर जा तो रही है प्लूरल कैविटी में लेकिन उस पर कवर आ रहा है तो वो वापस नहीं आ रही, एग्जिट नहीं कर रही, अंदर एयर बस जाती जा रही है, वन वे वाल्व की तरह, तो उससे प्लूरल कैविटी का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, और ट्रैकिया जो है इसमें कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द न्यूमोथोरैक्स की तरफ शिफ्ट करेगी, यानी स्पॉन्टेनियस में जहाँ पे कोलैप्स हुआ है कोलैप्स वाली साइड पे हमेशा ट्रैकिया डिवेट होता है, लेकिन यहाँ पर एक साइड पे ज़्यादा एयर ट्रैप हो रही है तो वो कंप्रेस कर रही है, तो इस वजह से दूसरी साइड पे मेडिएस्टिनम और ट्रैकिया दूसरी नॉर्मल वाली जो साइड थी लंग की वहाँ पर शिफ्ट करेंगी, ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में। तो ये थोड़ा डिफरेंस जहन में रखिएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट